जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे जीएस सुपर 30 क्लासेस में। आज का जो सेशन होने वाली उसमें एसएससी जीडी फुल मॉक टेस्ट है। तो बिना देर के चलते अपने सेशन की ओर। और सेशन का पहला प्रश्न ये रहा, कह रहा है साधारण ब्याज की वह दर क्या है, यानी रेट परसेंट पूछ रहा है, जिस पर 9800 की राशि 6 वर्ष में 4704 रुपया की ब्याज देती है। तो हम देख लेते हैं कि 6 वर्ष में टोटल ब्याज हमें कितना देती है। यानी 4700 की ब्याज मिल रहा है हमें टोटल कितना रुपया के ऊपर, 9800 रुपये के ऊपर। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, 14 से काटते हैं, 14 98 होता है, 14 से 14 42, इसके पास 5 बचा, ये 50 हो जाएगा। फिर 14 42, फिर इसके पास 8 बच गया और ये 8 और 4 मिलकर 84 बना जाएगा। तो 84, फिर इसको 7 से कैंसिल करेंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28 बच जाएगा। इसके पास 2 56 और 7 8 56, यानी हमें टोटल 48% का ब्याज दे रहा है 6 वर्ष में। और हमें रेट दर पूछा गया, तो रेट दर क्या होता है, प्रति वर्ष कितना ब्याज दे रहा है। तो 6 वर्ष में हमें 48% का ब्याज मिला है, तो 1 वर्ष में हमें कितना मिलेगा कितना ब्याज मिलेगा, 8 छक 48, यानी 48 8% हमको ब्याज मिलेगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न 2 नंबर है, कह रहा है ए एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, यानी ए जो है एक कार्य को कितना दिन में पूरा करता है, 6 दिन में पूरा करता है। तथा बी अकेले समान कार्य को 8 दिन में करता है, और बी जो है बी समान कार्य को अकेले 8 दिन में कार्य कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितना दिनों में पूरा करता है। तो मान लेते हैं कि यानी वह काम क्या रहा होगा। तो काम मानने के लिए इन दोनों का एलसीएम बेस्ट होता है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना है, 24। मान लेते हैं कि 24 काम है। जब हम 24 काम करने के लिए ए को लगाते हैं तो 6 दिन में करता है, तो 1 दिन में वो कितना करता है, 4 काम। और बी जो है 24 काम को 8 दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना काम करता है, 3 काम, यानी ये प्रतिदिन काम है, यानी 1 दिन का काम है। तो फिर बोला गया कि ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है। तो ए और बी मिलकर 1 दिन में कितना कार्य करता है, ए 4 कार्य करता है और बी 3 कार्य करता है, और दोनों मिलकर कितना कार्य करता है, 1 दिन में 7 कार्य करता है। कराना हमें कितना, 24 काम कराना है, 24 काम है, तो 24 काम को 7, 1 दिन में 7 काम करता है, तो 24 काम को करने में 24/7 दिन लगेगा। तो आपका सही उत्तर कितना हो जाएगा, 24/7, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी क्या है, 15 मिनट में निकालना। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, उसकी चाल है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। यानी 1 घंटा में वो जो ट्रेन है 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 72 किलोमीटर की दूरी। और 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट होता है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, यानी 60 मिनट में वह जो ट्रेन है 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 1 मिनट में कितना दूरी करेगी, 72/60 किलोमीटर। निकालना हमें 15 मिनट में, तो 15 मिनट में जो है ट्रेन द्वारा 72/60 गुने 15, 15 से जब कैंसिल करेंगे 60 से 15 चौका 60, और इसको जब हम कैंसिल करेंगे 4 एकम 4 और 8 चौक 32, यानी 18 किलोमीटर जो है दूरी तय करेगी, कितना, 15 मिनट में, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 34, 58 और 94 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में समान शेषफल रहे। तो इस प्रकार शेषफल समान के लिए हम क्या करते हैं कि सभी संख्याओं का डिफरेंस देखते हैं। जब हम इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस देखते हैं तो कितना है, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस 24 है, और इसका जब हम डिफरेंस देखते हैं तो कितना है, 36 का डिफरेंस है। फिर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं समान शेषफल बचाने के लिए, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है, 32 12 है, सॉरी 12 है। जब 12 से हम 34 में भाग देते हैं तो 12 दूना 24 हो जाता है, शेषफल यहाँ 10 बचता है। 12 चौक 48 होता है, फिर यहाँ भी 10 शेषफल बचता है, 12 84 होता है, यहाँ भी शेषफल, यानी 12 वह संख्या है जो कि इन सबको विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में जो है शेषफल समान देगी, तो वह क्या संख्या हो जाएगी, 12। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, कह रहे 25 ऑफ 4 माइनस 30 प्लस, यानी पहले 2 स्क्वायर प्लस 18। पहले बोर्ड मास से क्वेश्चन है, हम पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर बोर्ड मास का प्रयोग करते हैं, बोर्ड मास का प्रयोग करते हैं। तो ब्रैकेट में छोटी ब्रैकेट दी गई है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, और 4 और 8 कितना हो गया, ये 22 हो गया, ये 22 प्लस 30 हो गया, और ये माइनस। और इधर जब फिर ब्रैकेट के बाद ऑफ का काम होता है, यानी गुना का काम। तो 25 चौका 100 माइनस 30 प्लस 22, 30 यहाँ बच जाएगा 70 प्लस 22 बराबर
92। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो 92 दिया गया। अगला प्रश्न है 6 नंबर। 35, 39, 41, 46, 27 तथा x का औसत 38 दिया गया है। तो औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर कुल संख्याओं का योग, यानी कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है। कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है, जितना दी गई। औसत हमें दिया गया है कितना? 38, यानी 38 बराबर जब हम इन संख्याओं का योग करते हैं तो x, यानी ये अलग है तो ये x प्लस हो जाएगा। 7 छो 13, 14, 14 और 9 हो गया 23, 14 और 9 23 और 5 28, हासिल 2, 2, 2 4, 4 8, 4 12, 3 15 और 3 18 हो गया। कितना हो गया? 18। और ये कुल संख्या x प्लस कुल संख्याओं का योग x प्लस 188 हो गया। और ये कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 है। अब क्रॉस मल्टीपल करते हैं। जब 38 गुना 6 करते हैं, 6 अठे 48, हासिल 4, 6 तिया 18 और 4 22, यानी कितना हो गया? 228। x प्लस 188। x का मान निकालने के लिए इधर आएगा 188, तो ये क्या होगा? घट जाएगा। यहाँ 0, ये बच गया 22 में 18 गया तो 4, यानी x क्या है? तो पूछा गया x का मान क्या गया? x का मान निकालना है तो x का मान 40, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। x प्लस वाई बराबर दिया गया है कितना? 3। x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर दिया गया है 2। जब एक ही, यानी जब प्लस में एक ही संख्या और वाई में उस सेम संख्या को माइनस किया गया है, तो इस प्रकार हम x और y का अनुपात निकालने के लिए इन दोनों का योग कर लेते हैं और बटे 2 करते हैं। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 5। इन दोनों का योग 5 बटे 2 अनुपात। और जब हम y का मान निकालते हैं तो इन दोनों का अंतर माइनस बटे 2 करते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी x का मान 5, y का मान 1। यहाँ दिया गया एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो x का मान 5 है, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा? 25। 5 का स्क्वायर 25 प्लस y का मान 1 दिया गया, और यहाँ y स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1, तो 25 और 1 कितना हो गया? 26। फिर दिया गया एक्स स्क्वायर यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, y का मान 1 है, x का स्क्वायर 1, यानी ये हो गया कितना? 24। अब अनुपात बनाना है तो ये 13 और ये 12, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है, 13 और 12। अगला प्रश्न है 8 नंबर। कह रहा है 2051, 3485 और 4880 का महत्तम समवर्तक यानी HCF x है, तो x का अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमें महत्तम समवर्तक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? भागा देते हैं। 3485 में जब भागा हम देंगे कितना? 2091 से, तो एक बार में कट जाएगा कितना? 2091। फिर यहाँ 5 में से 1 गया 4, एक से एक ही पे ये 18, 18 में से 9 गया 9, और यहाँ बच गया कितना? 3, और फिर ये 1, यानी 13 से 94। फिर यहाँ 2091 उतर जाएगा ये। फिर यहाँ भी एक बार में लगेगा 1394। फिर यहाँ कैंसिल करेंगे, 11, 11 में से 4 गया 7, यहाँ 18, 18 में से 9 गया 9, और यहाँ बच गया कितना? 9, 9 में 7 गया 6। अब बच गया कितना? 1194। ये 2 बार में जो है 13 से 94 ये टोटल समाप्त हो जाएगा। तो आपका HCF जो कितना है? आपका HCF आ गया 6, 9, 7, और इनका योग पूछा गया, तो इनका योग कितना? 7 और 6, 9 6 15, 15 7 22, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर। यदि P जो है Q से 40% कम है, P जो है Q से 40% कम है, P जो है P Q से 40% कम है, तो मान लेते हैं Q कितना है? 100 है, तो 100 का 40% 40 होता है, यानी 40 P कम है, तो 100 में 40 घटाएंगे तो 60, 60 कौन हो गया? P। फिर पूछा गया Q P से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक है? यानी 40 अधिक है। 40 अधिक है कितना के ऊपर? 60 के ऊपर। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीपल, यहाँ 20 से काटेंगे, 20 दूना 40 और 20 दिया 60, यहाँ हो गया 200/3, और 200/3 को हम लिखते हैं 66 सही 66%। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। कहा गया है 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 80 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो 50 वस्तुओं को बिक्री यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ 0 से 0 ये खत्म, तो CP बराबर कितना हो गया? 5, और ये SP बराबर कितना हो गया? 8। तो यहाँ हमें क्या हो गया? यानी 3 वस्तुओं का क्या हो गया? 3 वस्तु के हमें
तीन वस्तु के हमें फायदा होगी, तीन वस्तु के क्या हुआ, हमें फायदा हुआ। तो तीन वस्तु का हमें प्रॉफिट कितना के ऊपर हुआ, 5 के ऊपर, और 3/5 को हम कितना लिखते हैं, 60%, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न 11 नंबर देखते हैं। यदि मूल राशि पर 5% की दर 2 वर्ष में 2,500 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो साधारण ब्याज होगा। तो जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों एक ही प्रश्न में दिया गया है तो उस वक्त हम प्रतिशत और समय के आधार से निकालते हैं। तो प्रतिशत कितना दिया गया है, 5%। 5% का मतलब होता है ये फ्रैक्शन में 1:20, 1/20। और जब यहाँ वर्ष दो वर्ष दिया हुआ है तो हम 20 का स्क्वायर मान लेते हैं कि वह मूल राशि रही होगी। तो 20 का स्क्वायर कितना आ गया, 400। माना कि वह मूल राशि कितना है, 400। 400 का 5% हम निकालेंगे यानी 120, यानी 5%, 400 का 5%, 1/, जब हम 20 निकालेंगे तो 20 रुपया हो जाएगा। यानी पहला वर्ष जो है ब्याज लगता है 400 का 5% यानी 20 रुपया का ब्याज लगता है, और दूसरा वर्ष भी हमें 20 रुपया का ब्याज लगता है। यानी एसआई हमें कितना लग रहा है, एसआई 40 रुपया लग रहा है। लेकिन सीआई क्या करेगा, वह ब्याज पर भी ब्याज लेगा। तो यहाँ ब्याज कितना है, 40 रुपया। ब्याज कितना है, 40 रुपया। ब्याज यहाँ 20 है तो 20 का 1/5 लेगा तो कितना का ब्याज लेगा, 20 का 1/5 अगर ब्याज ले रहा है, 20 का 1/20 यानी 1 रुपये का ब्याज लेगा। तो ये सीआई कितना हो जाएगा टोटल, यानी 41 रुपया। बोला कि सीआई 41 नहीं है, निश्चित राशि के रूप में 205 दिया गया है। निश्चित राशि के रूप में 205 दिया गया है, निकालना है उसको, उससे गुना करते थे यहाँ 5 से गुना। तो 41 पंचे कट जाएगा तो 5 से फिर गुना, 4 पंचे 20 और 1 0, यानी एस आई कितना हो जाएगा, 200, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, कह रहा है नल के एक टैंक को 8 घंटा में भर सकता है। यानी कि एक नल है जो एक टैंक को 8 घंटा में भर सकता है, तथा नल एल समान टैंक को 20 घंटा में भर सकता है। यानी समान टैंक को कितना भरता है, 20 घंटा में भर सकता है। नल के तथा एल दोनों मिलाकर समान टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं। तो दोनों का अगर हमें एक दिन का कितना, एक घंटा में कितना भरता है, यानी कार्य करने की उसकी क्षमता पता चल जाएगा तो हम बता देंगे। वो टैंक कितना लीटर का है, तो उस टैंक को लीटर में मानने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम सबसे बेस्ट रहता है। तो वो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 40 लीटर का मान लेते हैं कि वो टैंक रहा है, 40 लीटर का टैंक है कि 8 घंटा में भरता है। तो कि 8 घंटा में भरता है तो एक घंटा में कितना भरेगा, 5 लीटर। 1 घंटा में 5 लीटर। एल जो है 20 घंटा में 40 लीटर भरता है तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 2 लीटर। के और एल, के 1 घंटा में 5 भरता है, एल 1 घंटा में 2 भरता है। दोनों मिलकर 1 घंटा में 7 भरता है, भरना है हमें 40। तो 40/7 देंगे यानी 40/7 घंटा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। 2 वर्गों का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 16:9। यानी वर्गों का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर का मान दिया गया 16:9। तो भुजा बराबर निकाल लेते हैं, क्या होता है, 4:3। तो पूछा गया परिमाप क्या होगा, परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। तो 4 यहाँ भुजा दिया हुआ है 4, फिर यहाँ 4 गुने भुजा यानी 4 चौक 16 और 4 तिया 12 यानी 16:12, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। अजय शांत पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। यानी अजय जो है शांत पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव चला लेते हैं। नाव का गति हम x मानते हैं और बाकी जल का गति को हम y मानते हैं। तो x का जो मान लेते हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यानी धारा की जो गति को हम y मानते हैं, धारा की गति को, तो धारा की गति कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर बोला गया वह धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करता है। तो धारा के अनुकूल मतलब क्या होता है, धारा के साथ। तो धारा के साथ जब हम नाव चलाते हैं तो नाव की जो चाल होती है और धारा की चाल दोनों जुट जाती है। नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुट जाती है। यहाँ नाव की चाल है 6 किलोमीटर और धारा की चाल है 4 किलोमीटर। 6 और 4 कितना हो गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा की दिशा में अजय जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। हमें समय निकालना है कि 30 समय बराबर क्या होता है, दूरी दिया गया 30 किलोमीटर और चाल दिया गया 10 किलोमीटर। तो समय कितना, 3 घंटा में जो है 30 किलोमीटर जो है धारा के अनुकूल चला देगा नाव अजय।
फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, 15% और 25% की दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट कितनी है? तो इसे निकालने के लिए एक फार्मूला होता है a प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाय 100%। तो ए का मान मान लेते हैं 15 है, बी का मान कितना है 25 है, माइनस 15 गुना 25 बटे 100%। 15 और जब 25 को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 40, माइनस 15 पचे 125 हासिल 12, 15 दूना 30 और 12 25 पंचे 125 के 5 हासिल 2 25 एकम 25 और 12 कितना होता है 37 बाय 100। जब हम 100 से भागा देंगे इसमें तो हो जाएगा कितना 40 माइनस 3.75, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 36.25%। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में, दो वस्तुओं का मूल्य यानी 3:2 के अनुपात में दी गई, यानी पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया जाता है। तो मान लेते हैं यह वस्तु 30 रही होगी और यह वस्तु 20 रही होगी। कह रहा है पहली वस्तु को 40% बढ़ाया गया, तो 30 का जो 40% होता है, 30 का 40% 12 हो जाएगा, और जब 12 हम बढ़ाते हैं 30 में हम 12 को बढ़ाते हैं तो ये 42 हो जाता है। कितना हो जाएगा 42। फिर इसमें फिर बोला गया दूसरी वस्तु को x% से घटाया गया, यानी इसमें जो है x% क्या किया गया घटाया गया। यदि दोनों वस्तुओं का समतुल्य अनुपात इतना है, यानी दोनों वस्तुओं का अनुपात कितना है, जब घटाने और बढ़ाने के बाद जो अनुपात 7:3 है, और यहाँ बढ़ाने के बाद 42 है, यहाँ बढ़ाने के बाद जो अनुपात 7 है, तो 7 में क्या 42 में क्या रहा होगा जो काटने के बाद 7 जो है आया है, तो 6 रही होगी, 6 7 42। तो 18 में जब उधर 6 से गुना है तो 18 में भी 6 से गुना, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 18, यानी 18 42 और 18 को जब हम 6 से काटते हैं तो 7:3 बनता है। तो यानी वह दूसरी संख्या कितना रही होगी 18, और ये संख्या है 20, यानी छूट देने के बाद 18 और संख्या पर छपा था 20, और छूट देने के बाद वह संख्या हमारे पास है 18। कितना का छूट दिया गया है 2 का छूट दिया गया है। 2 का छूट कितना के ऊपर 20 के ऊपर परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना, 20 पंचे 100 और 5 दूना 10%। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 16 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है u और v का अनुपात दिया गया है, u और v का अनुपात 4:7 दिया गया है, फिर v अनुपात u दिया गया है कितना 9:7 दिया गया है। तो हम निकाल लेते हैं v अनुपात u, और हमें मीडिएटर दिया गया है क्रॉस में, तो हम इसको गुना करके निकाल लेते हैं। इधर जब गुना करेंगे 9 चौक 36, ये हो जाएगा u का अनुपात, मीडिएटर गुना करेंगे 9 सती 63 और 7 सते 49। u का जो अनुपात है वो 36 है, v का अनुपात 63 है और w का अनुपात 49 है। यहाँ कहा गया है u का जो निश्चित राशि के रूप में 72 दिया गया है, निश्चित राशि के रूप में 72 दिया गया, और अनुपात के रूप में कितना निकला है 36। तो 72 का तुलना उनके अनुपात से, और जिसको निकालना है उससे गुना। पूछा गया w का मान, तो w का अनुपात में कितना है 49, तो 49 से गुना, 36 दूना 72 और 49 दूना 58 होता है 58। तो आपका सही उत्तर 58 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपये तथा 20% लाभ हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी 20% क्या है लाभ है, 20% का लाभ हो का जो 20% का जो फ्रैक्शन होता है 1/5 होता है। माना कोई वस्तु 5 रहा है, माना कोई वस्तु 5 है, 5 का 20% हम जब निकालते हैं तो कितना आता है 1, यानी 1 का लाभ हो गया, यानी 6 में बेच दिया। यानी किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य 5 रहा होगा, 5 का 20% 1, यानी 1 का फायदा हुआ तो बेचा कितना में 6 में। कहा उसका क्रय मूल्य माना क्रय मूल्य कितना आ गया 5, और विक्रय मूल्य कितना है 6। कहा क्रय मूल्य 5 नहीं, निश्चित राशि के रूप में 220 है, और इसे अनुपात के रूप में 5 है, और निकालना है जिसको उसको गुना कर देते हैं। तो यहाँ 5 चौके 20 और 5 चौके 20 गुना 6, 6 चौक 24 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26, यानी 264, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर है अगला प्रश्न। कह रहा है 5 सही 1/2 माइनस 3 सही 1/4 प्लस 6 माइनस 4 भागा 2। तो बोर्ड मास से क्वेश्चन है, बोर्ड मास से। तो बोर्ड मास के लिए हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट फिर बोर्ड
फिर ऑफ का काम, फिर डिवीजन, मल्टीप्लाई, ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ भी ब्रैकेट में दिया गया तो पहले हम भागा के काम करते हैं। जब 4 भागा 2 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, कितना आएगा 2 आ जाएगा। फिर 5 दूना 10, 1 11, 11/2 उस फ्रैक्शन को हम तोड़ दिए। फिर यहाँ आ जाएगा 4 तिया 12 और 1 13, 13/4 प्लस प्लस 6 माइनस 2, 6 माइनस कितना 2 हो गया। फिर यहाँ जब हम घटाते हैं तो यहाँ बच जाता है 4, यानी 13 + 4/4। यहाँ कुछ नहीं तो 1, और फिर हम 4 कॉमन करते हैं तो 13 + 4 चौके 16, और जब हम टोटल को 29/4 और ये जाके 11/2 माइनस 29/4 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 कॉमन करेंगे, 2 से 11 दूना 22 माइनस 29 बराबर यहाँ 7 माइनस में होगा /4। तो आपका सही उत्तर -7/4 जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है 20 नंबर। करम मनीष 225 रुपया प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी तथा 162 रुपया प्रति किताब की दर से उन्होंने बेच दिया है। 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगी? 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगी? 7 किताबें बेचने पर तो मनीष जो है 225 रुपया प्रति किताब की दर से खरीदी, यानी एक किताब का जो सीपी है कितना है 225 है, और एक किताब का जो एसपी दिया गया है कितना है 162 रुपया। तो एक किताब पर हानि कितना का हो रहा है, यानी लॉस। एक किताब पर हानि हमें हो रहा है 63 रुपया का हानि हो रहा है। एक किताब पर पूछ रहा है 7 किताब बेचने पर क्या हानि हुई, तो 7 गुना 63 हो जाएगा। 7 21 हासिल 2 चौचक 36 6 42 और 2 44, यानी 441 रुपया की क्या हो गई हानि 7 किताब पर। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, जीके जीएस से संबंधित है। मानव शरीर की जो है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? ये ग्रंथि क्या होती है? ग्रंथि जो है एक प्रकार की थैली होती है, एक प्रकार की क्या होती है थैली होती है, जिसके अंदर या तो हार्मोन होती है या तो एंजाइम होती है। हमारे शरीर में अनेक प्रकार की थैली है। सबसे जो बड़ी थैली या ग्रंथि जो है यकृत है। सबसे बड़ी थैली ग्रंथि यकृत है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो अग्नाशय है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो दोनों है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य दोनों है। कौन? अग्नाशय ग्रंथि के बढ़ जाने से हमें घेघा बीमारी होती है। और जो सबसे छोटी ग्रंथि है, यानी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो गई? यकृत बड़ी, और दूसरी सबसे बड़ी हो गई अग्नाशय, और सबसे जो है छोटी ग्रंथि कौन सा है? वो पिट्यूटरी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि मास्टर ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर, निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है। ये निर्णायक मत क्या होता है? जब दोनों पक्षों में मतों की संख्या क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो बराबर हो जाने के बाद जो है निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। निर्णायक मत का प्रयोग में लोकसभा के अध्यक्ष दे सकते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष दे सकते हैं, और राज्यसभा के उपसभापति दे सकते हैं। उपसभापति दे सकते हैं, लेकिन सभापति नहीं दे सकते। तो आपका जो है बी नंबर गलत हो जाएगा, यानी राज्यसभा के सभापति जो है निर्णायक मत नहीं दे सकता है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट कौन है? भारतीय थल सेना यानी आर्मी की जो स्थापना की गई थी 1895 में की गई थी, 1 अप्रैल 1895 में की गई थी। और आर्मी दिवस कब मनाया, यानी थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को आर्मी थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो सबसे पुराना रेजिमेंट है वो कौन है? बॉम्बे सेफर्स। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी का जो पालन कहलाता है एपीकल्चरल कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीकल्चरल कहलाता है। फिर दिया एपीकल्चरल मधुमक्खी का पालन, पीसी कल्चर दिया गया यानी मत्स्य पालन होता है, यानी मछलियों का पालन पीसी कल्चर में किया जाता है। सिल्वी कल्चर में क्या होता है? फिर हर्टिकल्चर दिया गया, हर्टिकल्चर में पुष्प या फलों वाले पौधे का अध्ययन किया जाता है। किसमें? हर्टिकल्चर में। और सिल्वी कल्चर में वनों एवं जंगलों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? सिल्वी कल्चर में अध्ययन किया जाता है। और पुष्प और फलों का पौधों का अध्ययन किसमें किया जाता है? हॉर्टिकल्चर में। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, जल का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? जल का जो शुद्धिकरण ब्लीचिंग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ब्लीचिंग के द्वारा। और इसमें क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी। हाइड्रोजन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? गुब्बारे को फुलाने में।
गुब्बारे को फुलाने में हम हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग हम खाद के रूप में करते हैं, खेतों में खाद के रूप में करते हैं। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सख संबंध कब प्रारंभ हुआ? सख संबंध कब प्रारंभ हुआ? ये संबंध क्या है? संबंध जो है समय का मापन, भारतीय समय का मापन होता है संबंध। तो जो इस शक संबंध की शुरुआत कब की गई थी? शक संबंध की शुरुआत जब कनिष्क जो है गद्दी पर बैठा था। कनिष्क 78 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठा था और उसी समय शक संबंध चलाया था। भारत में कई प्रकार के संबंध हैं, लेकिन दो महत्वपूर्ण संबंध है, एक विक्रम संबंध और एक शक संबंध। विक्रम संबंध की शुरुआत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया था और शक संबंध की शुरुआत कनिष्क ने किया था। और एक संबंध और है गुप्त संबंध और एक हिजरी संबंध। हिजरी संबंध जो है ये इस्लामिक कैलेंडर के आधारित तो कहा शक संबंध की शुरुआत 78 ईस्वी में किया गया था। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। कहा गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने पहला जो उपदेश दिया था कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और सबसे अधिक यानी सर्वाधिक जो उपदेश कहाँ दिया था? सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। और जो अंतिमा उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? कुशीनगर में। कुशीनगर में अंतिम उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। और इसकी जो भाषा थी उपदेश देने के लिए वो कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? पाली भाषा का प्रयोग करते थे। तो आपका सही उत्तर यानी अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में जो है हरित क्रांति का प्रारंभ 1967 से 68 के बीच में हुआ था। किसके रूप में? तो गेहूं के उपज के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। और इसका संबंध किससे है? कृषि से। भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति को माना जाता है। और इसकी शुरुआत 1967 से 68 में किया गया था। और विश्व में जो है हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। किसे? नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है विश्व में हरित क्रांति का जनक। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 67 से 68 के बीच जो है हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? वायुमंडल में 5 परतें होती है। वायुमंडल में जो है 5 परतें हैं। पहला है जो वायुमंडल यानी जो सबसे ऊपरी परत है, इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सोस्फीयर कहते हैं। इसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। फिर होता है ताप या आयन मंडल, जिसे थर्मोस्फीयर कहा जाता है। फिर होता है मध्य मंडल, जो सबसे बीच वाली मंडल होती है, इसे मीसोस्फीयर कहते हैं। फिर होता है समताप मंडल, जिसे स्ट्रेथोस्फीयर कहते हैं। और सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल। सबसे नीचे कौन मंडल होता है? क्षोभ मंडल, जिसे हम क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। यानी सबसे ऊपरी परत वायुमंडल, ताप या आयन मंडल बाद में होता है, फिर मध्य मंडल, फिर समताप मंडल, फिर क्षोभ मंडल। तो कहा गया सबसे ऊपरी परत को वायुमंडल या एक्सोस्फीयर कहते हैं, यानी एक्सोस्फीयर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनियन नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। इसमें वर्तमान में 193 देश शामिल हैं। 193 देश शामिल है। इसके टोटल 6 अंग हैं। टोटल इसके 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। और जो इसके आधिकारिक 6 भाषाएं, पहला अंग्रेजी, इंग्लिश यानी अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश, यानी 6 आधिकारिक भाषाएं, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। फिर यही क्वेश्चन बनता है कि कार्यकारी भाषा कितने हैं, यानी किस कार्यकारी भाषा कितने हैं? तो 2 हैं। एक अंग्रेजी भाषा से कार्यकारी चलता है और एक फ्रेंच भाषा से। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 आधिकारिक भाषाएं हैं यूएनए का। अगला प्रश्न है 31 नंबर। विश्व की सबसे बड़ी खाई या गल्फ
कौन सी? विश्व की सबसे बड़ी जो खाई है वो कौन सी है? मासिको की खाड़ी, मासिको की खाई है, मासिको की खाड़ी है, जो कहाँ पड़ती है? उत्तरी अमेरिका में पड़ती है, उत्तरी अमेरिका में मासिको की खाड़ी है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। और पूछेगा सबसे गहरी जो खाई है वो कौन है? मरियाना ट्रेंच है। कौन है? मरियाना मरियाना ट्रेंच है, सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच। ये खंबात की खाड़ी है, भारत में है, जो कि दमन और दीप को अलग करती है, दमन और दीप को अलग करती है दो भागों में। और हार्मुज ये जल संधि पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को दो भागों में बांटती है। कौन? हार्मुज जल संधि। तो सबसे जो बड़ी गल्फ या खाई कौन सी है? मासिको की खाड़ी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है 32 नंबर। हमारे राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया था? जो हमारे राष्ट्रीय गान कौन है? जन गण मन है, जन गण मन है। इसका जो लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जो है जन गण मन का लेखक है। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर यह बांग्ला भाषा में मुख्यतः लिखा गया था और पहली बार इसे कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ? कोलकाता, कोलकाता अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 में पहली बार गाया गया था। जन गण मन गाने की जो अवधि होती है वो 52 सेकंड होती है और न्यूनतम जो होती है वो 20 सेकंड होती है। इसे भारतीय संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में, राष्ट्रीय गान के रूप में अपना लिया गया। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। फिर बोला गया राष्ट्रीय, अगला प्रश्न 33 नंबर, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। फिर इसमें दिया गया 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं, विश्व जल दिवस मनाते हैं। फिर दिया गया 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। यानी राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। अगला प्रश्न है 34 नंबर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्य रूप से किन वन्य प्राणी के रूप में जिम कॉर्बेट नेशनल जो पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल जो पार्क है, इसे पहले हेली पार्क के रूप में जाना जाता है। क्यों? हेली पार्क के रूप में जाना जाता था। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी हेली पार्क में, और यह भारत की पहली नेशनल पार्क थी जो बाघों के लिए मुख्यतः बनाया गया था। और ये कहाँ है? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में, नैनीताल जिले में उत्तराखंड में स्थित है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम है हेली पार्क। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी और ये नैनीताल में स्थित, नैनीताल जिले के उत्तराखंड में स्थित है और इसे मुख्यतः बाघों के लिए बनाया गया। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इसकी स्थापना 1885 में की गई थी। 1885 में ए.ओ. हुम के द्वारा की गई थी, ए.ओ. हुम के द्वारा। और इसकी प्रथम बैठक बम्बई में की गई थी 1885 में, और उसका अध्यक्ष बनाया गया था डब्ल्यू.सी. बनर्जी को, डब्ल्यू.सी. बनर्जी को। और जो इसका प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया था, एनी बेसेंट को बनाया गया था। किसको? एनी बेसेंट को बनाया गया था, जो कि 1917 में बनाया गया। कहाँ? कोलकाता अधिवेशन में। कहाँ बनाया गया? कोलकाता अधिवेशन में। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी, जो कि 1917 में कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष बनाई गई। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन पूछेगा प्रथम भारतीय महिला जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो सरोजिनी नायडू थे, जो कि 1925 में बने थे। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, एनी बेसेंट। फिर यहाँ से शुरू होता है करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन। दुनिया का जो है सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो लद्दाख में किया जा रहा है। किसके द्वारा? BRO यानी सीमा सड़क संगठन के द्वारा, सीमा सड़क संगठन के द्वारा जो है दुनिया के सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र विकसित किया गया। और इसकी आधारशिला राजनाथ सिंह ने रखे हैं, जो कि वर्तमान क्या है? रक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्री है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, लद्दाख में। अगला प्रश्न है 37 नंबर, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल फायर इंडेक्स, ये क्या होता है कि किस देश की सेना कितनी पावर की है? तो जो सबसे पावरफुल सेना किस देश की है? USA की। दूसरे स्थान पर जो है सबसे ताकतवर सेना है रसिया की है दूसरे पर। तीसरे पर है चाइना का।
तीसरे पर है चाइना का और चौथे पर है अपना भारत का स्थान कितना पर है, भारत का स्थान है चौथे पर और पाकिस्तान का स्थान जो है, पाकिस्तान का स्थान कितना पर है, 90वें स्थान पर। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, चौथे स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक 4वें स्थान पर है, पहले स्थान पर यूएसए। 38 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं को 1,000 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार किस राज्य सरकार के द्वारा मतारी वंदना योजना की 2024 की शुरुआत किया गया है। तो मतारी वंदना योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय ने शुरुआत की है। किसने, विष्णुदेव सहाय ने शुरुआत किया। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर, देश में पहली बार हिम तेंदुआओं यानी देश में पहली बार हिम तेंदुआओं की गणना की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कहा गया है कि भारतीय वन जीव संस्थान ने इसकी गणना की है, ये सही है। बोला गया देश में कुल 718 हिम तेंदुआ, ये सही है। इनकी आबादी लद्दाख में सर्वाधिक है 477, ये भी सही है। यानी इन सभी सही है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, भारत के किस देश की सेनाओं ने अभ्यास साइक्लोन प्रथम का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया। यानी भारत और किस देश के बीच, भारत और जो है मिस्र के बीच जो है, भारत और मिस्र के बीच जो है अभ्यास साइक्लोन प्रथम का आयोजन किया गया, जो भारत के राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। जापान और भारत के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, धर्म गार्जियन युद्ध भारत और जापान के बीच होता है। इंडोनेशिया के बीच जो होता है समुद्री शक्ति युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है, भारत और इंडिया के बीच। तो प्रश्न में कहा गया भारत और किस देश की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन प्रथम का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया। तो भारत और मिस्र ने इंडोनेशिया के साथ समुद्री शक्ति युद्ध अभ्यास होता है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है रीजनिंग से दिया गया है, 4 है, 5 है, 4, 5, 9, 14 और 23 है। तो क्या देख रहे हैं, 4 के बाद 5, 5 के बाद 9। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगली दो संख्याओं का योग करके पहली दो संख्याओं को योग करके अगली संख्या प्राप्त करें। 4, 5, 9 होता है और जो 9 एक अगली संख्या है। फिर यहाँ 5 और 9 कितना है, 14 होता है, 9 और 5 जो कि अगली संख्या। फिर 9 और 14 कितना होता है, 23 होता है, जो कि अगली संख्या है। फिर 23, तो अगली संख्या निकालने के लिए 23 और 14 को योग करना पड़ेगा। 7 और 3 कितना हो गया, 37, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर, 25, 36, 49 और 64 दिया गया। तो ये 5 का देख रहे हैं, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर। ये 36 जो है ये 6 का स्क्वायर होता है। ये 7 जो है 49 7 का स्क्वायर होता है। और ये जो 8 जो है 8 का स्क्वायर होता है। तो अगली जो संख्या मान लेते हैं 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर, कह रहा है दिए गए विकल्प में से किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। 28 प्लस यानी प्लस और डिवीजन यानी जोड़ और भागा को आपस में बदल के देखते तो पहले कितना है 12, 28 से जोड़ के जगह हम क्या देंगे, भागा देंगे। 12 माइनस 6 गुना 40, 40 प्लस 8 बराबर 46। जब हम यहाँ भागा देंगे तो यहाँ शेषफल के रूप में बच रहा है और भागा पूरी नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, यानी गुना और प्लस को, यानी 28 यहाँ जहाँ प्लस है वहाँ गुना, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ गुना दे दिए। माइनस 6 यहाँ गुना है तो प्लस 40 भागा 8 बराबर 46। इसको गुना करते हैं यहाँ 5, यहाँ पहले भागा का काम होता है। तो 8 में भागा 40 भागा 8 करेंगे 5 और 6 और 5 11, और जब 11 इतना मल्टी बहुत हो जाते थे, ये भी नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, यानी 28 से प्लस के जगह माइनस करते हैं तो माइनस 12, फिर माइनस वहाँ है, फिर वहाँ प्लस देंगे। 6 गुना 24 भागा 8 बराबर 46। यहाँ 8 भागा 5 है कितना, 40, फिर 6 पंचे 30 हो जाएगा। ये 28 माइनस 12 प्लस 30 बराबर कितना, 46। तो जब ये 28 में 12 घटाएंगे तो ये 16 प्लस 30 बराबर 46। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी से रखने पर वो जो है तुल्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, दिए गए नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से कुछ विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। श्रृंखला दिया LMRC PQVG TUZ XYDO दिया हो। तो अगला संख्या क्या होगा, L जो होता है वो 12 पर होता है,
एम 13 पर, आर 18, सी 3, पी 16, क्यू 17, भी 22, जी 7, टी 20, यू 21, जेड 26, के 11, एक्स 24, वाई 25, डी 4, ओ 15 होता है। ओ 15 तो यहाँ 12 से क्या कर रहा है 16 यानी 4 प्लस कर दिया। फिर यहाँ 16 से 20 कर दिया यानी 4 प्लस कर दिया, यानी फिर यहाँ 20 से 24 कर दिया यानी फिर 4 प्लस, फिर हम जब 24 से 4 प्लस कर देंगे 28 पर कौन आता है बी। तो किस में बी दिया गया है, बी नंबर में बी नहीं दिया गया तो बी नहीं हो सकता है बी। अगला देखते हैं ये कितना है 13 से 4 प्लस किया 17, फिर 17 से 4 प्लस किया 21, फिर 21 से 4 प्लस किया 25, फिर 25 से जब हम 4 प्लस करेंगे तो 29 हो जाएगा। और 29 जो संख्या पर आती है वो सी आती है, तो बी और सी इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है तो ए में दिया गया। अगला चेक कर लेते हैं, ये 18 में 4 प्लस किया 22, फिर 22 में 4 प्लस किया 26, फिर 26 में जब 4 प्लस किया है तो डी यानी 4 पर लाया, फिर 4 से जब हम प्लस करेंगे तो 8 पर एच आता है तो ये मिल रहा है, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर, कह रहा है डी जी के एक्स संबंध जिस प्रकार एफ आई एम जेड से, डी 4 पर होता है, जी 7 का अल्फ़ाबेट क्रम होता है, के का अल्फ़ाबेट क्रम 11 होता है और एक्स का 24 होता है, एफ का 6 होता है, आई का 9 होता है और एम का 13 होता है और जेड का 26 होता है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं 4 से 6 कर रहा है यानी 2 प्लस कर रहा है, फिर यहाँ 7 है 7 से 2 प्लस कर रहा है यानी 9 है, फिर यहाँ 11 से 2 प्लस कर रहा है 13 हो गया और ये 24 है, फिर यहाँ से 2 प्लस कर रहा है ये 26 हो रहा है, यानी सभी में 2-2 प्लस कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन में 2-2 प्लस कर रहा है, तो ये बी जो होता है ये 2 नंबर पर होता है और यहाँ 1 दिया गया है, क्या ये 2 प्लस कर रहे नहीं। एफ ये 6 होता है और ये एच 8 होता है, तो एफ 6 8 ये हो सकता है, देखते हैं चेक करके। एफ भी के जी, फिर दिया हुआ एच एक्स एम आई, तो एफ जो है 6 पर है, भी 22, के 11, जी 7, एच 8, एक्स 24, एम 13, आई 9 पर होता है। तो जो है 6 से 8 किया है प्लस 2, यहाँ 22 है, ये 24 है प्लस 2, 11 है, ये 13 किया है प्लस 2 और यहाँ 7 है 9 कर दिया है प्लस 2, यानी ये सभी में प्लस 2 और जो कि ऊपर में भी सब में प्लस है, तो ये जो है बी नंबर संबंधित है, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। यानी डिक्शनरी में हम किसी भी शब्द को कैसे ढूंढते हैं, डिक्शनरी में पहले ए को ढूंढते हैं, ए नहीं मिला बी को, बी नहीं मिला सी को, सी नहीं मिला डी को, और इसी क्रमागत अनुसार से हम जेड तक ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ शुरुआत ही सब में पी से किया है, तो सभी को एक नंबर पर, पहला अल्फ़ाबेट सभी में पी है, दूसरा अल्फ़ाबेट सभी में आर है, तीसरा अल्फ़ाबेट सभी में आई है। तो यानी 3 अल्फ़ाबेट तक जब हम चेक करते हैं तो सभी एक रैंक पर आता है, लेकिन जैसे ही हम चौथा अल्फ़ाबेट को पकड़ते हैं तो इसमें भी है, इसमें एस है, इसमें भी, इसमें यानी भी से पहले एस आ जाता है जो कि दो में दिया गया है। तो पहला जो 1 नंबर पर आएगा कौन आएगा, 2 नंबर दो आएगा। फिर इसको नहीं चेक करना है, फिर इन चारों को चेक करना है, यानी चौथा चेक कर लें। अब पाँचवा पर इसमें ए है, इसमें ओ है, इसमें ए है, तो पहले ए वाला हो जाएगा और ये दोनों में ए नहीं है, तो ए और ए जब पहला और तीसरा को चेक करते हैं तो फिर इसमें सी है, इसमें टी है, तो पहले 3 हो जाएगा, फिर 1 वाला हो जाएगा, फिर 1 वाला हो जाएगा, फिर यानी 4 और 5 को चेक करना है। भी से पहले यू से वाई से पहले आई होता है, तो पहले 5 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा। तो पूछा गया है कि चौथे स्थान पर कौन आएगा, ये पहले पर आया, ये दूसरे पर, ये तीसरे पर, ये चौथे पर 5वां नंबर आएगा, जो कि 5वां नंबर में क्या लिखा है, प्रिविलेजेंस, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर में, एक निश्चित कूट भाषा में रेनबो को क्या लिखता है, रेनबो को एस 19 ओ सी 15 एक्स लिखता है, आर 18 होता है, यहाँ 19 लिखा है, यानी 1 प्लस कर रहा है, यानी पहला में क्या कर रहा है 1 प्लस, फिर ए जो होता है 1 होता है, 1 लिखा, आई 9 होता है, 9 लिखा है, एन 14 होता है यहाँ, लेकिन ओ 15 यानी 1 प्लस किया है। फिर यहाँ बी है, बी के बाद सी लिखा है, प्लस 1 किया, ओ 15 होता है, फिर डब्ल्यू 23 होता है, एक्स 24 होता है। तो पहला जो है बढ़ाया गया है, तो उसी प्रकार मून लाइट को हम करेंगे। मून लाइट को किस प्रकार लिखेंगे, तो मून का जो होता है वो एम का जो अल्फ़ाबेट क्रम होता है 13, 1 प्लस कर देंगे तो कितना होगा 14, 14 पर क्रम कौन होगा एन, तो एन पर कौन होता है, इसमें सभी दिया गया, फिर होगा 15, फिर 15 यानी एन 15 15 15 15, फिर दिया हुआ एन
एन के बाद एन में जब हम 1 प्लस करेंगे 14 तो वो 15 हो जाएगा। तो इसमें भी दिया वो, इसमें भी दिया वो, तो ये नहीं हो जाएगा। फिर दिया हुआ एल, एल में कौन होता है 12, एल जो है 12 होता है और एल के बाद जो है एम होता है, एम कितना होता है 13, एम कितना होता है 13 जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है, ये दोनों में दिया गया एम कितना होता है 13। फिर आई दिया हुआ, आई 9 पर होता है तो 9 इसमें दिया गया यानी ये नहीं होगा, तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 48 नंबर। कहा गया है एक निश्चित कूट भाषा में टी को क्या लिख जाए RFY, तो टी क्या होता है TEA। टी का जो क्रमांक संख्या होता है अल्फ़ाबेट नंबर 5 होता है, 20 होता है, ई का 5, ए का 1 होता है। फिर लिखा गया है उसको क्या RFY। आर का जो अल्फ़ाबेट क्रम होता है 18 होता है, एफ का 6 और वाई का 25। यहाँ 20 से क्या कर दिया 18, तो यहाँ क्या कर दिया यानी -2 कर दिया। यहाँ 5 है 6 कर दिया -1 किया। फिर यहाँ 1 है यहाँ 25 कर दिया यानी -2 कर दिया। फिर यहाँ लिखा COFFEE, COFF। सी का जो क्रमांक संख्या होता है 3, ओ का 15, एफ का 6, ई का 5, ई का 5। फिर लिखा उसको क्या गया है APDGCF। ए का जो क्रमांक संख्या 1, पी का 16, डी का 4, जी का 7, सी का 3, एफ का 6 होता है। तो यहाँ 3 से 1 कर रहा है यानी माइनस यहाँ 2 कर रहा है। फिर यहाँ 15 से 16 किया यानी -1 किया है, 15 से 16 यानी +1 किया है। फिर यहाँ 6 से 4 कर रहा है यानी -2। यानी हम देख रहे हैं क्या कि पहले -2 कर रहा है फिर +1 कर रहा है। तो उसी प्रकार हम सुअर में कर देते हैं, S19 में होता है। जब हम S में -2 करेंगे तो 17 आएगा। तो 17 का जो अल्फ़ाबेट क्रम होता है वो क्यू का होता है। तो क्यू ए में नहीं दिया गया तो ई यानी 17 जो है क्यू का अल्फ़ाबेट है। फिर यू दिया हुआ है, यू का जो अल्फ़ाबेट क्रम होता है वो 21 होता है और 21 में 1 प्लस करेंगे हम तो 22 जो अल्फ़ाबेट क्रम होता है वो भी का होता है जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर। कह रहा है नीचे एक ही पासे की 2 स्थिति दी गई है, 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्प में से क्या आएगा। तो जो है एक का अपोजिट यानी 3 का जो है अपोजिट क्या आएगा 3 फलक में, यानी 2 स्थिति 3 फलक वाले विपरीत में कौन सा फलक आएगा। तो 3 का विपरीत जो हो सकता है या तो 5 हो सकता है या तो 1 जब यहाँ कॉमन मिल रहा है तो या तो 3 का विपरीत 6 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। तो ऑप्शन जो है 3 का विपरीत 6 नहीं दिया गया तो 5 दिया गया, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 50 नंबर है। कह रहा है कुछ यू सी है, यानी ये यू का पोर्शन है, यानी कुछ यू जो है सी है, यानी कुछ यू क्या है सी है, ये कुछ वाला पोर्शन है। फिर कहा गया कोई एल यू नहीं है, यानी कोई एल जो है यू नहीं, यानी कोई एल यू नहीं, यानी एल और यू में ये नहीं लगेगा। तो एक और पोर्शन हो जाएगा, यानी कुछ यू जो है यू सी है, कुछ यू क्या है सी है, सी है तो कुछ सी एल भी हो सकता है पर यू नहीं हो सकता। तो निष्कर्ष में दिया गया क्या एल कुछ एल यू है, कुछ एल यू है नहीं है, इसमें भी कुछ एल यू नहीं है। तो जब दोनों में ना है तो वो नहीं हो सकता है। अगला दिया है कुछ सी एल नहीं है, कुछ सी एल नहीं है, कुछ एल सी नहीं है, तो कुछ एल जो है सी नहीं है, तो ये आपका सही, तो आपका केवल बी निष्कर्ष निकल रहा है। अगला प्रश्न है 51वां नंबर। कह रहा है क्या निम्नलिखित प्रश्न में विकल्प में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिससे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ क्या क्या है, पहले ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज बनाया गया, ये क्या बनाया गया त्रिभुज, ये त्रिभुज बनाकर उससे बीच में वृत्त डाला गया, फिर वृत्त को ऊपर लाया गया, फिर इसमें जो है चतुर्भुज को अंदर किया, फिर चतुर्भुज के अंदर करके भीतर क्या लाया वृत्त को लाया।
वर्ग को लाए और फिर वर्ग के अंदर में क्या लाए, आयत को। तो हम क्या करेंगे, आयत को ऊपर लाएंगे। यहाँ ओ को अंदर रखा, फिर ओ को फिर बाहर किया, फिर यहाँ चतुर्भुज को बाहर किया, फिर यहाँ वर्ग को बाहर किया। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यानी हम आयत को बाहर करेंगे और इसके बाद ओ को अंदर कर देंगे। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 52 नंबर। 74, 61, 74, 61, 82, 53, 90 दिया है। तो ये 72 के बाद जो है ये कितना कर रहा है, 84। 72 के, सॉरी 74 है, 72 नहीं है, 74 है दोस्त, गलत है। यहाँ क्या कर रहा है, +8 कर रहा है। फिर यहाँ 82 के बाद 90, यहाँ भी +8 कर रहा है। लेकिन यहाँ उसके बाद यहाँ क्या कर रहा है, 61 से 63 -8 कर रहा है। और जब यहाँ हम 63 में 53 में -8 करेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर। ए ई का जो संबंध है, ए ई आई का जो संबंध है ए सी आई से, ए सी आई से। तो ए का क्रमांक 1, सी का 5, आई का 9, ए का 1, सी का 3, आई का 9 होता है। तो ए को 1 ऐसी रखा, 9 को 9 ऐसी रखा, लेकिन जो है 5 को खाली बीच वाले में 2 कम किया। तो एन को हम उसी रखें, उसी तरह एन एन हो जाएगा और भी उसी तरह हो जाएगा। ये आर 18 होता है, 18 में जब हम 2 माइनस करेंगे 16, तो पी जो है 16 पर आएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर। राजेश की ओर संकेत करते हुए पूजा ने कहा, राजेश की ओर संकेत करते हुए पूजा ने कहा, उसके पिता, यानी राजेश के पिता, राजेश की ओर संकेत कर रही है पूजा, तो कौन होगा, राजेश। राजेश के पिता, राजेश के पिता का पिता, यानी राजेश का जो है पिता का पिता, पिता मेरा पिता है, मेरा पिता है, यानी राजेश का जो पिता है वह मेरा भी पिता है। तो हम, ये पूजा हो गई, पूजा का पिता यानी पूजा, यानी राजेश का पापा, और राजेश का पापा और पूजा भाई बहन है। तो बताइए पूजा राजेश से किस प्रकार संबंधित है। पूजा जो है राजेश को कौन लगती है, तो फुआ लगती है। तो आपका यानी पापा का बहन कौन लगती है, फुआ। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर। कह रहा है 8 है, 16 है, 7 है, 14 है, 5 है, 10 है, 1 है और ये 2 है। तो अगला प्रश्न, अगला क्या आएगा, अगला क्या आएगा, तो 7 से अल्टरनेट में देख रहे हैं। 7 से 8 से 7 कर दिया, 1 कम किया है, फिर 7 से 5 कर दिया है, 2 कम कर दिया है, फिर 5 से 1 कर दिया, यानी 4 कम कर दिया। तो इस प्रकार हम अगली संख्या में क्या करेंगे, 8 कम कर देंगे। जब हम 8 कम करेंगे किस में, 1 में, तो 8 में 1 करने के बाद जो उत्तर आता है वो 7 आता है माइनस में। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है, -7। अगला प्रश्न है 56 नंबर में। टाइम को 53 लिखता है, तो टाइम को 53, TIME को टाइम को 43 लिखता है। किस प्रकार, टी को 20 अल्फ़ाबेट क्रम होता है, आई का 9 होता है, एम का 13 होता है और ई का 5 होता है। जब हम इन चारों का सम करेंगे 29, 29 और 13 हो जाता है 42, 42 और 5 47। तो इन टोटल का जो सम होता है वो 47 होता है, और 47 ना लिख कर कितना लिखा है, 43 लिखा, यानी -4 करके लिखा है। उसी प्रकार भेन, WHEN जो है, भी डब्लू का 23 होता है, एच का 8, ई का 5 और एन का जो अल्फ़ाबेट क्रम होता है 14 होता है। 23 और 18, 23 और 8 जो होता है वो 31, 31 और 5 जो होता है वो 31, 5 36 और 14 50 होता है। 36 14 कितना होता है, 50। लेकिन 50 ना लिख कर लिखता है 46, यानी -4 कर है। तो उसी प्रकार हम टर्न के टोटल सम करके -4 कर देंगे। तो टी का जो अल्फ़ाबेट क्रम होता है 20 होता है, यू का 21 होता है, आर का 18 होता है और एन का 14 होता है। जब हम इन सब का टोटल करते हैं तो 20 और 21 41 41 होता है,
और 41 में 4 माइनस करना है तो यहाँ कितना बच जाएगा 10, यानी ये हो गया 51 प्लस 18 हो जाता है कितना 59, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया था। आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर, छो एट द रेट, छो एट द रेट, छो एट द रेट, फिर 10 दिया हुआ है, फिर हच दिया हुआ है 5, फिर स्टार, फिर 7 को 63 दिया गया है। तो किस प्रकार लिख, तो देखो यहाँ 5, 5 को जब 10 को हम 5 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है 10 पचे 50 और 7 और 6 कितना हो जाता है 13। तो 50 और जब हम 13 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 63, और जो कि 63 दिया गया। तो यानी हच को मल्टीपल कर रहा है तो यहाँ भी हच दिया हुआ है तो 3 दूना 6 हो जाता है, 6 5 9, 6 और 5 11 और 4 15 हो जाता है। यानी हच को गुना करके बाकी बात सबको जोड़ देंगे। 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, 6 पंचे 30, 4 34 और 7 41। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 41। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 58 नंबर है। पहले यहाँ दिया गया है एस, पहला में जो खाना में एस दिया गया, एस को जो है एक आगे बढ़ाया गया, एस को आगे बढ़ाकर यहाँ लाया गया, फिर यहाँ ले लाया गया, फिर यहाँ, तो हम क्या करें कोना में एस लाएंगे। तो कोना में इसमें भी यहाँ एस है, इसमें भी एस है और इसमें भी एस है, लेकिन इसमें एस नहीं है तो ये नहीं होगा। फिर जे को देखते हैं, फिर के को देखते हैं। के यहाँ था, के यहाँ है, फिर के को यहाँ ले गया, एक ऊपर बढ़ा दिया गया, फिर ऊपर से एक दाईं ओर बढ़ा दिया गया, फिर नीचे बढ़ाया गया। तो अब हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड के को बढ़ाएंगे। तो सबसे कोना में के इसमें है और एस इसमें भी, तो आपका सही उत्तर ए ही नंबर हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर कहा गया है क्या, दिए गए पासे को मोड़ने पर कौन सा अंक के विपरीत आएगा। तो ये जो विपरीत आता है एक के बाद एक जो है एक दूसरे के विपरीत होता है। ये टी एच का विपरीत होगा और जे ओ का विपरीत होगा। यानी जे का विपरीत या तो ओ होगा या तो ओ का विपरीत जे होगा, टी का विपरीत एच होगा या तो एच का विपरीत टी होगा, और फिर बच गया के और एम, के का विपरीत एम होगा या तो एम का विपरीत के होगा। तो पूछा गया के का विपरीत, तो के का विपरीत कौन होगा एम, जो कि ऑप्शन ए में ही दिया गया। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर। यहाँ एक त्रिभुज दिया गया है और त्रिभुज को पूरा फिल किया गया है और ऊपर खड़ा है, तो सभी में ऊपर खड़ा है, लेकिन इसमें एक त्रिभुज जो है नीचे की ओर सुतल है, ये नहीं होगा। इसमें भी त्रिभुज नीचे की ओर सुता हुआ है, तो इसमें भी नहीं होगा। अब बच गया 2 ऑप्शन, यानी पहले त्रिभुज से शुरुआत होना चाहिए, इसमें पहले त्रिभुज से शुरुआत है लेकिन इसमें नहीं है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम ऑप्शन से छांटने का ही प्रयास करते हैं। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए नंबर ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। गोस्वामी जी को बुला लाओ, तो क्या होता है गोस्वामी जी को बुला लाओ का तद्भव होता है क्या गोसाई जी को बुला लाओ। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित शब्द होता है। यानी मांस रहित भोजन, मांस रहित भोजन क्या होता है निरामिष, निरामिष जो कि मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहते हैं। पार्थिव यानी जो पृथ्वी से संबंध रखता है, जो पृथ्वी से संबंध रखता है उसे क्या कहते हैं पार्थिव। निशाचर जो रात्रि में चलता है उसे निशाचर कहते हैं, रात्रि में चलता है उसे निशाचर कहते हैं। जैसे राक्षस या दानव, दानव मुमुक्षु यानी जो मोक्ष की प्राप्ति करे, जो मोक्ष की प्राप्ति करता है, जो मोक्ष की प्राप्ति करता है उसे मुमुक्षु कहते हैं। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी मांस रहित भोजन यानी निरामिष जो मांस नहीं खाता है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। कर दिए गए वाक्य में रेखांतिक शब्द का तत्सम ज्ञात कीजिए। पेड़ों पर बंदर बैठे हैं, तो क्या बांदर
पेड़ों पर बानर, ये सही हो जाएगा। बांदर ये गलत लिखा है, बन बैठा नहीं रहा तो बांदरी, ये नहीं हो। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर, दिए गए वाक्य में से शुद्धि वर्तनी शब्द का विकल्प कीजिए। शुद्ध वर्तनी शब्द का, वर्तमान युग सूचना क्रांति का है, ये सही है, बाकी तीनों ये गलत है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर, कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांतिक शब्द का विलोम ज्ञात कीजिए। रेखांतिक शब्द का विलोम यानी शीत। शीत का विलोम क्या होता है? यानी शीत का जो अर्थ होता है क्या होता है? ठंडा। शीत का अर्थ क्या होता है? ठंडा। और ठंडा को हम क्या विलोम बनाएंगे तो क्या बनता है? गर्म। और गर्म का जो हम क्या लिखते हैं? उष्ण। क्या लिखते हैं? उष्ण, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 66 नंबर, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। विष्णु। विष्णु का जो है पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? विष्णु का जो पर्यायवाची शब्द होता है, पहला लक्ष्मीपति, नारायण, नारायण, माधव, माधव इत्यादि होता है। तो कि इसमें जो विष्णु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा लक्ष्मीपति। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव ज्ञात कीजिए। यहाँ उच्च कोटि के लेखक है, तो क्या उदर कोटि के? नहीं। नीचा कोटि के? नहीं। ऊंचा ऊपर कोटि के? नहीं। यहाँ ऊंचा कोटि के लेखक है, ये हो सकता है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68 नंबर, दी गई शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। प्रत्येक, यानी प्रत्येक का मतलब क्या होता है? हर एक, यानी हर एक को, यानी एक व्यक्ति, हर एक, एक व्यक्ति यानी एक व्यक्ति। और इसके जगह क्या हो जाएगा? अनेक व्यक्ति। यानी प्रति मतलब एक होता है, सरल मतलब भी एक होता है, और एक यानी अनेक जो है उसका विलोम शब्द हो जाएगा प्रत्येक का। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, दिए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का सही नहीं है। उपहास का जो है सही नहीं है। उपहास का अगर हम पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो क्या निकलता है? मजाक, मजाक, परिहास, खिल्ली, खिल्ली, खिल्ली उड़ाना, मजाक करना, खिल्ली उड़ाना इत्यादि होता है। तो परिहास, खिल्ली, मजाक सच ही नहीं होता है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटिपूर्ण है। घर घर ये सही है, गया आज इंटरनेट यानी से जरूरतमंद ये गलत है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 71 नंबर, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियाँ, यदि कोई गलती नहीं है तो त्रुटि नहीं का चुनाव कीजिए। तो इसमें किसमें त्रुटि नहीं? इसमें कोई त्रुटि नहीं है। क्या शिक्षित व्यक्ति सही और गलत के फर्क को पहचान कर समाज की बेहतरीन के लिए भी कार्य कर सकता है। तो इसमें किसमें त्रुटि नहीं को पहचान कर समाज को लिए भी कार्य को पहचान कर समाज की बेहतरीन। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें कोई त्रुटि नहीं और बाकी सभी में त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72 नंबर, कहा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करते। धाक जमाना, धाक जमाना यानी क्या होता है? प्रभाव जमाना। धाक जमाना यानी कब्जा करना यानी प्रभाव जमाना। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रभाव जमाना, धाक जमाना का अर्थ। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता। अंधे के हाथ बटेर लगना, अचानक अपार संपत्ति मिलना, ये नहीं है। अचानक समस्या की मुक्ति मिलना नहीं। संयोग से अयोग व्यक्ति को सफलता मिलना। संयोग से अयोग व्यक्ति यानी जो अयोग ना रहकर उसे सफलता मिलना, ये क्या होता है? अंधे के हाथ बटेर लगना, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 74 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। उसके चेहरे पर डैश लगातार गिर रही है, क्या ताज गिर रही, छप्पर गिर रही, कूड़ा गिर रही, नहीं बूंदे गिर रही। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 75 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। किसी बात का विरोध करने वाला क्या कहलाता है? प्रतिवादी कहलाता है। तो आपका सही प्रोच कहलाता है, नहीं परावर्तक, नहीं परावर्तक, नहीं प्रतिवादी कहलाता है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य रेखांतिक भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। केवल भगवान ही चक्र धारण करता है और चक्र धारण करने वाले को क्या कहते हैं? चक्रधर कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांतिक भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। हरिद्वार में 3 नदियों का संगम है। हरिद्वार में संगम मतलब मिलन, यानी हरिद्वार ये में संगम 3 नदियों का, जिसे त्रिवेणी कहते हैं। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 78 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक के दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प हो। आसपास के लोगों के साथ पहचान होना चाहिए। तो ये पहचान का जो पर्यायवाची शब्द क्या होता है? परिचय, अभिज्ञ होना चाहिए, अभिज्ञ होना चाहिए, अभिज्ञ होना चाहिए, चिन्ह होना चाहिए, जान होना चाहिए। तो आपका सही उत्तर, जो कि परिचय दिया गया, कपट नहीं होना चाहिए, उपहार नहीं, परपंच नहीं। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए। अगला प्रश्न है 78 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करते हैं। अड्डा जमाना यानी अस्थायी रूप से रहने लगना, नहीं कहते तुम अड्डा यहाँ जमा के बैठ गई, नहीं, यानी अड्डा जमाना यानी अस्थायी रूप से रहने लगना। बहुत फायदा होना, उपहास करना, नहीं विरोध करना, नहीं। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा, अस्थायी रूप से रहने लगना। कहा गया है क्या? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आज माँ आनंदमयी के निधन पर आशा का अंधकार छाया हुआ है। आज माँ आनंदमयी यानी जिसमें कोई त्रुटि, तो आशा का अंधकार में इसमें त्रुटि है। माँ, आज माँ आनंदमयी नहीं है, इसमें भी नहीं और इसमें भी नहीं, छाया हुआ। तो गलत किसमें? डी में। तो आज का टोटल 80 प्रश्न में 80 प्रश्न सेट किए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें दोस्तों, और लाइक करें। कमेंट में ज़रूर कमेंट करें क्या वीडियो अच्छा लगा। अगर नहीं लगा है तो भी करना है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।